हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1986। तो सबसे पहले हम देखेंगे एन इंट्रोडक्शन टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। हमारे देश में समय समय पर सरकारें बदलती रहती हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं। यहाँ अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत नीति का निर्माण नहीं हो पाया है, क्योंकि सरकार बदलते ही नीति बदल जाती है, कार्यक्रम बदल जाते हैं। 1968 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। उसका अमल होना भी शुरू नहीं हो पाया था, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी उसका अमल होना भी शुरू नहीं हो पाया था। यानी कि धीरे धीरे शुरुआत होनी ही थी कि अन्य दूसरी नीति आ गई। लेकिन हम यहाँ क्रमवार देखेंगे कि 1968 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की और उसका अमल होना भी शुरू हो गया था। एक तरह से धीरे धीरे कई प्रांतों में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई थी। कई प्रांतों ने अपने अपने ढंग से त्रिभाषा सूत्र लागू कर विशेष प्रावधान किए थे और किए जाने लगे थे। प्राय सभी प्रांतों में परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया एक तरह से शुरू कर दी गई थी। आधुनिकीकरण के नाम पर विज्ञान एवं गणित की शिक्षा एक तरह से अनिवार्य कर दी गई थी इस समय, और शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कदम उठाए जाने लगे थे। परंतु 1977 में केंद्र में जो है जनता दल आरूढ़ हुआ, यानी केंद्र में जब सत्ताधार आरूढ़ हो गया, यानी कि सत्तारूढ़ हो गया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर यहाँ हम देख रहे हैं 8+4+3 शिक्षा संरचना का विचार प्रस्तुत कर दिया। परिणाम ये हुआ कि तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चंद्र चंद्र ने कुछ शिक्षाविदों और सांसदों के सहयोग से एक नई शिक्षा नीति तैयार की और 1979 में उसकी घोषणा कर डाली। इसे अभी लागू भी नहीं किया जा सका था कि 1981 यानी कि 1981 में केंद्र में पुनः कांग्रेस सत्तारूढ़ हो गई, यानी कि सत्ता में कांग्रेस सरकार फिर से आ गई और श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुपालन पर जोर दिया। इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और उनके स्थान पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हर क्षेत्र में आंदोलनकारी कदम उठाने शुरू किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा राष्ट्र की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है और इसका पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और पुनर्गठन एक तरह से किया जाना चाहिए। परंतु इस बार ना तो किसी आयोग का गठन किया गया और ना ही किसी समिति का गठन किया गया। सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया और उसे शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य सर्वप्रथम सरकार ने इस तरह से लिया, यानी कि जो चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव नाम से अगस्त 1983 यानी कि 1983 में प्रकाशित किया गया। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण और उसके गुण दोषों को सम्यक यानी कि उसमें विवेचन किया गया है। सरकार ने इस दस्तावेज को जनता के हाथों में पहुंचाया और इस पर देशव्यापी बहस शुरू की। सभी प्रांतों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़ा या कहीं क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए। केंद्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 यानी कि 1986 में प्रस्तुत किया। संसद में पास कराने के बाद इसे मई 1986 में प्रकाशित किया गया। इस शिक्षा नीति की घोषणा के कुछ महीने बाद
इसकी कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन नामक दस्तावेज भी प्रकाशित किया गया। यह भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई है और साथ ही उसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गए हैं। इसी के साथ हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है, जिसका विवरण हम बताएंगे क्रमशः। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले प्रथम भाग यानी कि इसे कहें भूमिका या इंट्रोडक्टरी में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का व्यापक प्रभाव पड़ा है। सभी प्रांतों में 10+2 शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई है। प्राथमिक शिक्षा 90% यानी कि 90% बच्चों को उपलब्ध है। शिक्षा जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया अनिवार्य करने के साथ साथ उसे शुरू भी किया गया है और देश में आवश्यकता के अनुसार जनशक्ति की पूर्ति हो रही है। परंतु साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि उस नीति के अधिकांश सुझाव कार्य रूप में परिणत नहीं हो पा रहे हैं या हो सके हैं। फिर इस बीच देश की परिस्थितियों में भारी परिवर्तन हुआ है, जैसा कि अभी बताया गया था कि जैसे जैसे सत्ता में दूसरा व्यक्ति यानी कि दूसरी सरकार आती जाती है, अपने अनुसार नीति निर्धारण करती जाती है। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, परंपरागत मूल्यों में ह्रास हुआ है और लोकतंत्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अनेक अड़चनें आ रही हैं। इसके अतिरिक्त हमें भविष्य में अनेक समस्याओं का सामना करना होगा। अतः आवश्यक है कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार शिक्षा की नीति यानी कि जो नीति है उसको नई नीति तैयार करे और उसे क्रियान्वित करे। इसी के साथ हम देखेंगे द्वितीय भाग, शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, यानी कि इसमें शिक्षा का सार और उसकी भूमिका दी गई है। द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, ये स्वीकार किया गया है कि सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील भी बनाती है। इससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है और मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन एवं सोच समझ की क्षमता भी उत्पन्न करती है, जिससे हम लोकतंत्रीय लक्ष्य स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। आर्थिक विकास भी साथ साथ कर सकते हैं और अपने वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा वास्तव में एक उत्तर निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट है। इसी के साथ हम देखेंगे तीसरे भाग में क्या बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ये स्पष्ट किया गया है, जैसा कि द्वितीय भाग में बताया गया था कि सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है और शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील बनाती है। इसी के साथ फर्स्ट में जो प्रथम भाग था उसमें एक तरह से भूमिका दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि देश में परिवर्तन यानी कि भारी परिवर्तन हुआ है और जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी है और देश की परिस्थितियां ऐसी रही हैं जो कि बार बार सरकार बदलती रही है। इसी के साथ जो तीसरे भाग में बताया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विषय में, इसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो, यानी कि इसमें भेदभाव न हो और सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। साथ ही पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए।
इसमें प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या अर्थात कोर करिकुलम तैयार होना चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास हो सके। साथ ही प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लेवल ऑफ लेवलिंग निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार भी होना चाहिए। अब हम देखेंगे चौथे भाग में इन्होंने क्या कहा है। ये समानता के लिए शिक्षा पर बल देते हैं। चौथे भाग में एजुकेशन फॉर इक्वालिटी में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में की जो विषमताएं हैं, यानी कि जो एक तरह से परेशानियां हैं, कहें विषमताओं के क्षेत्र में को दूर किया जाना चाहिए। जितनी भी विषमताएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए और महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। क्योंकि हम समाज में आज भी देखते हैं कि महिलाओं की शिक्षा के लिए जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं वे आज के लिए पर्याप्त नहीं हैं और जो अन्य वर्ग हैं जो कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते उनको भी वहीं के वहीं विद्यालय उपलब्ध कराए जाएं और विशेष प्रोत्साहन किया जाए। विकलांगों और प्रौढ़ों की शिक्षा की विशेष समस्या रहती है, इनके लिए भी ऐसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वे शिक्षा की ओर अग्रसर हों और शिक्षित बने। प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए, उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे 5वां भाग, विभिन्न स्तरों का शिक्षा का पुनर्गठन, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा, reorganization of education at different stages, early childhood care and education में पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को रुचिकर क्रियाओं, माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना और उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालयों यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं की स्थापना पर बल दिया गया है। साथ ही यह घोषणा की गई है कि चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार की उपाधि से विलग करने की शुरुआत की जाएगी। तो आज हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ये 5 पॉइंट्स देखे, जिसमें प्रथम भाग में भूमिका है और द्वितीय भाग में शिक्षा का सार और उसकी भूमिका है, तीसरे भाग में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और चौथे भाग में समानता के लिए शिक्षा तथा 5वें भाग में विभिन्न स्तरों का शिक्षा का पुनर्गठन, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा के विषय में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। इसका जो शेष बचा है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।